हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित एक पाठ। तो सबसे पहले जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको ये पाठ जो है दो भागों में पढ़ाऊँगा, एक भाग अब और एक भाग आने वाली वीडियो में। तो तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो है इस छोटे से निबंध में कि क्या लिखूं, कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं लेखक के सामने कि शीर्षक किस विषय पे लिखा जाए, क्या शीर्षक होना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी समस्या को एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है कि किस तरह से कभी कभी हम लोग लेख भी लिख देते हैं परंतु उसका शीर्षक दे पाना कितना कठिन हो पाता है। तो आज इसी विषय पे लेखक के साथ साथ हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या लिखूं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डनर का कथन है कि लेखन की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना अपनी मनोवृत्ति के, बिना किसी स्फूर्ति के, बिना किसी मानसिक चेतना के कभी कुछ कार्य नहीं होता। तो जब तक मस्तिष्क चेतना, स्फूर्ति और हृदय में उसके प्रति जागरूकता ना हो, आवेग उत्पन्न ना हो, तो कोई कार्य नहीं हो पाता। लेखन कार्य भी इसी से संबंधित है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती कि आखिर क्या लिखना है, विषय की चिंता नहीं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी प्रकार अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी वस्तु विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लेखन कार्य किया जाता है तो मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही भाव निश्चित करते हैं हमारे लेखन कार्य को। उन भावों में विषय की प्रधानता नहीं होती, केवल भावों की यथार्थ प्रधानता होती है। गार्डनर साहब ने इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उथलित हो जाते हैं। लेखक यहाँ पर कहता है कि अभी तक मेरे मन में ऐसे भाव ही नहीं उठे हैं कि मैं किसी विषय पर लेख लिखूं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक यहाँ पर अपनी जो सक्रियता है उसको प्रस्तुत करता है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि समाज सुधार पर लिखूं। यह दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो लेखक के सामने एक मुसीबत है कि यहाँ पर दो जो लड़कियाँ हैं, नमिता और अमिता, वो अपने अपने विषय पर निबंध लिखवाना चाहती हैं लेखक से। एक का विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरे का समाज सुधार, और दोनों ही ये विषय जो है बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो लेखक चाहता है कि अपनी जो रचना शैली है उसके माध्यम से मैं इन दोनों को निबंध की जो आदर्श रहस्य है उनको समझा सकूं।
दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्यों वे इतने सुहावने होते हैं उन पर 5 पेज लिखे जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर विषय की चिंता करूंगा। इसीलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। तो यहाँ पर लेखक जो है पहले हमें ये समझाना चाहते हैं कि पहले आदर्श निबंध लिखने के लिए क्या क्या नियम जरूरी है, उनका अवलोकन करना आवश्यक है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेना ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिनसे जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने जिस विषय का अच्छा अध्ययन कर रखा है उसको जो है सरलतापूर्वक जो है उस विषय से संबंधित अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है, न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। लेखक का कथन है कि निबंध को हमेशा छोटा ही लिखना चाहिए, विस्तृत रूप में नहीं लिखना चाहिए। विषय सामग्री को पहले एकत्र कर लेना चाहिए कि संबंधित निबंध जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके लिए क्या क्या विषय सामग्री की हमें आवश्यकता होगी और हमें उस पर किस शैली में निबंध लिखना है। अगला देखते हैं। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ततएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी, अर्थात मुझसे रूपरेखा तैयार नहीं होगी। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं स्वतंत्र रूप भाव से जो है लेखन करना चाहता हूँ। मैं व्याकरणिक बंदिशों में नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ पर रूपरेखा तैयार करना मेरे से बाहर है। मैं विचार करता हूँ कि निबंध को मुक्त रूप से ही लिखूं। एक स्टेज और पढ़ाते हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ,
पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं यह निबंध मोटी अकल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो स्पष्ट समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीरता ला देती है। इसीलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सकें, और सेनापति ने भी अपनी कविता मुडों के लिए दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए? तो यहाँ पर शैली को निर्धारित करना कि किस तरह से हमें निबंध के लिए किस शैली का प्रयोग करना है। एक विशेषता ये जरूर रहती है कि शैली जो है वो प्रभाव में होनी चाहिए। शब्द जो हैं, जो वाक्य हैं, उनका प्रभाव जुड़ा होना चाहिए। शब्द एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। ये एक निबंध लिखने की शैली की विशेषता मानी गई है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।